देखो कल हम लोगों ने जो बैच शुरू किया था उसका नाम था सोशियोलॉजी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में, कल भी मैंने ये डिस्कस किया क्योंकि 2 नए बच्चे हैं, सोशियोलॉजी होता क्या है? हर्षा, सोशियोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। कल मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी खाली। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बताओ। मतलब, ठीक है, ठीक, शाबाश। मतलब कहने का है कि सोशियोलॉजी बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोशियस और एक है लोगोस। एक है सोशियस और दूसरा है लोगोस। तो सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, लोगोस का मतलब होता है उसकी स्टडी, ठीक। तो सोशियोलॉजी की अगर एक बेसिक डेफिनेशन दे दें तो बेसिकली क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ दी सोसाइटी। समझ में आया? स्टडी ऑफ दी सोसाइटी। लेकिन इसके बाद मैंने बताया कि सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा क्या क्या जाता है। तो सोशियोलॉजी स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल्स। सोशियोलॉजी किसके बारे में पढ़ती है? इंडिविजुअल्स, ठीक, या फिर ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स, वेरियस प्रोसेसेस की इंडिविजुअल्स और ग्रुप और उनसे जुड़े बहुत सारे प्रोसेस। जैसे कि प्रोसेस में मैंने बताया था माइग्रेशन एक प्रोसेस होता है नहीं समाज में, बोलो हाँ या ना, माइग्रेशन होता है। इसी तरीके से एक प्रोसेस है तुम्हारा एजुकेशन। एजुकेशन भी क्या है? एक तरह से एक प्रोसेस है कि नहीं है? माइग्रेशन, एजुकेशन एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस। जब मैं बात करता हूं इंस्टीट्यूशंस की तो इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाएगा? इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे लेट्स से मैरिज। प्रवीण कहां था बेटा इतना लेट? अच्छा, इंस्टीट्यूशंस में क्या आ जाएगा? मैरिज। और क्या आ जाएगा इंस्टीट्यूशंस में? फैमिली। इंस्टीट्यूशंस में आएंगी मैरिज, इंस्टीट्यूशंस में आएगी फैमिली, इंस्टीट्यूशंस में आएगी कास्ट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैरिज, फैमिली, कास्ट। तो क्या हो जाएगा सोशियोलॉजी? अगर बताओ मोटा मोटी बोलो प्रवीण। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, कॉमा, देयर प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस अलोंग विद देयर इंटरेक्शन। ये सब आपस में क्या करना है? अरे भाई इंडिविजुअली तो माइग्रेट करता है, इंडिविजुअली ही तो शादी करता है, इंडिविजुअली तो कास्ट में बिलीव करता है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी व्हिच मींस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, processes, institutions and their symbolic interaction this is called as sociology. समझ में आ गया बेटा सोशियोलॉजी क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन है, यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यही लिखनी है हर जगह। राजनंदिनी समझ में आया नहीं आया? आई बेटा बात समझ में? आई बात समझ में नहीं आई? लिख लो उसको, बना लो, तुम लोग बना लो। एक पेज इनको लिखवाया था, वहां से नोट करना। प्रवीण ये बना लिया था ना तुमने कल? अब हम लोग बात करेंगे, ये बना लो, जल्दी से बना लो। राजनंदिनी बना लिया? उस बच्चे को बना लेने दो। कौन है? हाँ बेटा, हाँ जी, किस बैच के लिए बेटा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी सोशियोलॉजी के लिए हो? आ जाओ। आप लोग काइजन बैच के बच्चे हो ना? अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अभी मैंने खाली डेफिनेशन बताई है सोशियोलॉजी की। डेफिनेशन क्या है कि सोशियोलॉजी इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सोशियस और लोगोस। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, लोगोस का मतलब होता है, कल वाली क्लास में क्यों नहीं आए थे तुम लोग? कल थी ना क्लास, पता नहीं था तुम लोग को? पता नहीं चला? तो मैं आया था उस दिन क्लास में, मैंने बताया था, एब्सेंट थे उस दिन। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बेसिकली सोसाइटी। समझ में आया नहीं आया? फिर मैंने बताया सोशियोलॉजी किसको स्टडी करती है? सोसाइटी में प्रेजेंट इंडिविजुअल्स को, बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे कि माइग्रेशन एक प्रोसेस है कि नहीं है? मीडियम क्या इंग्लिश है ना दोनों का? मीडियम क्या है बेटा? इंग्लिश है, ठीक। बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे कि माइग्रेशन, एजुकेशन,
पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी तो एक प्रोसेस है, बढ़ना कम होना, पॉपुलेशन एक प्रोसेस है कि नहीं है? तो सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करती है? सोशियोलॉजी किसकी स्टडी, किस बैच में जाना बेटा? कौन है बच्चे? सब आरएस वाले हैं ज्यादातर। सोशियोलॉजी स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, वेरियस प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद इट, एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, फैमिली, कास्ट। ये इंस्टीट्यूशंस हैं समाज में, नहीं है? अरे बोलो, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? बोलो बेटा, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ऐसे फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? कास्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? अगर हम बात रिलीजन, शाबाश, रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? आप कहोगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है सर? पूछोगे ना क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके एक सेट नॉर्म्स हो, सेट रूल्स हो। तो फैमिली के एक सेट रूल्स होते हैं। तुम्हारी फैमिली और इनकी फैमिली में डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारी फैमिली के रूल्स अलग है, इनकी फैमिली के रूल्स अलग है, लेकिन फैमिली की ओवरऑल एक डिफिनीशन है कि इसमें 3 लोग 4 लोग साथ में रह रहे हैं, बच्चों के साथ ही पूरा एक फैमिली हो जाती है। इसी तरीके से क्या कहेंगे, अगर हम कहें रिलीजन के भी एक सेट रूल है कि नहीं है? हिंदू रिलीजन के एक सेट रूल है, मुस्लिम रिलीजन के अपने सेट रूल हैं, क्रिश्चियन के अपने रूल हैं, कास्ट के, हर कास्ट के अपने रूल हैं कि नहीं है? तो इंस्टीट्यूशन क्या हुआ? एनी ग्रुप, एनी सोशल ग्रुप विच हैज अ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। एनी सोशल ग्रुप, उधर 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 क्या है ये? एनी सोशल ग्रुप विच हैज, अच्छा उसका ब्रोशर है, हाँ दे दो, उधर दे दो, उधर वाली में। एनी सोशल ग्रुप विच हैज अ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, एनी सोशल ग्रुप विच हैज अ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। समझ में आई बात? समझ में कि नहीं समझ में आई बेटा? तो क्या डेफिनेशन हो सकती है सोशियोलॉजी की? सोशियोलॉजी विच लिटरली मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, डील्स विद द इंडिविजुअल्स, प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस along with their interaction, along with their interaction। समझ में नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तुम क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सलोनी। आपको बेटा? पूनम। तो मान लो सलोनी और पूनम वो 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या हैं? 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। अब आपको आगे स्टडी करने के लिए, लेट्स से आपने 12th पास किया और आपको स्टडी करने के लिए किसी कॉलेज में जाना है, यूएसए जाना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आप हो इंडिविजुअल सलोनी, ठीक, और आपको पढ़ने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आपको? यूएसए पढ़ने जाना है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, यूएसए पढ़ने जाना है। क्या आप जा सकते हो? क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। क्यों? जा सकते भी हो, नहीं भी जा सकते हो। क्यों? समझो। सबसे पहले इधर से एक प्रोसेस आएगा, आपकी डिपेंड करेगा डेट कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। बोलो डिपेंड करेगा नहीं करेगा? एक प्रोसेस बीच में आ गया कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। फिर आपकी फैमिली का क्या व्यू पॉइंट है, फैमिली जाना देना चाहती है कि नहीं जाने देना चाहती है। आपके रिलीजन में लड़कियों को बाहर जाना अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ये देखना पड़ेगा हमको। आपकी कास्ट पंचायत वाले तो कुछ दिक्कत नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ को कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है? आपके प्रोसेसेस भी कर रहे हैं और आपके इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हम जब इन सब को साथ में लेके पढ़ते हैं तो यही होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पूनम समझ में आया सोशियोलॉजी क्या हुआ? प्रोसेसेस का मतलब होता है कि कोई भी चेंज, जैसे माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन समझते हो क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। एजुकेशन भी एक तरह का प्रोसेस है जो आपको इवॉल्व करा रहा है कि नहीं करा रहा है? अरे आप एजुकेशन, आपने कोई भी चीज जो धीरे 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 बढ़ती है वो क्या है? एक प्रोसेस। तो माइग्रेशन भी आप धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाते हो कि नहीं जाते हो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इवन जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, अर्बनाइजेशन। क्या इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग? अर्बनाइजेशन का। तो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है कि इंस्टीट्यूशन है? प्रोसेस है। अरे एक दिन में आएगा, एक घर बनेगा। गांव में देखो ना, पहले जमाने में किसी एक आदमी का ही अच्छा घर होता था, किसी एक आदमी का ही अच्छा घर होता था। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरे का बनने लगा, उसको देख के तीसरे का, और ये प्रोसेस के तहत पूरा गांव में क्या हो गई? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी। तो अर्बनाइजेशन क्या हुआ? अर्बनाइजेशन क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ। समझ में? आप समझ में आ गया नहीं आ गया? तो कहीं ना कहीं गांव में वो जो अर्बनाइजेशन है, जैसे से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बच्चों की लाइफ को वो अर्बनाइजेशन इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बीमारियां थोड़ी सी ज्यादा फैलने लगती है बिकॉज ऑफ जो नेचुरल एनवायरमेंट से हम लोग दूर चले जाते हैं। बोलो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहें एक इंडिविजुअल, देखो समझो, मैं एक इंडिविजुअल हूं,
मेरी लाइफ को कौन कौन इंपैक्ट कर रहा है? एक प्रोसेसेस, बहुत सारे दुनिया भर के प्रोसेस मुझे इंपैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन कौन से प्रोसेस? एजुकेशन मेरी मुझे इंपैक्ट करती है कि नहीं करती है? माइग्रेशन मुझे इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है कि नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? पूनम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, मजाक में नहीं आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है कि नहीं है बेटा? तो डेवलपमेंट मुझे इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मैं क्या हूं? एक इंडिविजुअल हूं, मुझे एजुकेशन इंपैक्ट कर रही है, मुझे डेवलपमेंट इंपैक्ट कर रहा है, मुझे और कौन इंपैक्ट कर रहा है? माइग्रेशन इंपैक्ट कर रहा है, मुझे अर्बनाइजेशन इंपैक्ट कर रहा है। ये सारे प्रोसेसेस हो गए। पर इसके अलावा क्या मेरी फैमिली मुझे इंपैक्ट नहीं करती है? मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस क्या मैं फैमिली के हिसाब से नहीं लेता हूं? क्या मेरे, हाँ जी आ जाओ, क्या मेरा समाज मुझे इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं आ रहा समझ में? मेरे रिश्तेदार मुझे इंपैक्ट करते कि नहीं करते? मैं मान लो चोरी करना चाहता हूं, मेरा बड़ा मन है, मेरी आदत है चोरी करने की, पर मैं चोरी करने से रुक जाता हूं। चोरी करने से क्यों? बिकॉज मुझे डर लगता है कि अगर वो बात बाहर चली गई तो मेरा समाज, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरे समाज या रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी? तो मेरे डिसीजंस को इंपैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? मेरी जाति का नाम खराब हो जाएगा। कोई कहता है ना कि आप ऐसा क्यों करते हो? करो आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप राजपूत हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कहते कि नहीं कहते? होता है कि नहीं होता? राजपूत हूं, सर कटा लूंगा पर झुकूंगा नहीं। अरे यार, क्योंकि उसके डिसीजंस को कौन इंपैक्ट कर रहा है? कौन इंपैक्ट कर रहा है? कास्ट, रिलीजन भी इंपैक्ट कर रहा है कि जो श्री राम के आगे ना झुका उस सिर का होना बेकार, उसको धड़ से अलग कर देना चाहिए। ये क्या है? रिलीजन। तो रिलीजन आपको इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा सलोनी? कास्ट आपको इंपैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ या ना? फैमिली आपको इंपैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? और ये प्रोसेस भी आपको इंपैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मतलब सोशियोलॉजी क्या करेगी? इन सबको कंप्रिहेंसिवली पढ़ेगी। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड वेरियस प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस अफेक्टिंग इट, वेरियस प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस अफेक्टिंग इट। यही मैंने लिखा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वेरियस प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस अफेक्टिंग इट। बात समझ में आई कि नहीं आई? या इंडिविजुअल्स का इनके साथ कैसा इंटरेक्शन हो सकता है कि मैं जाति में विश्वास ही नहीं करता हूं, तो मेरे लिए जाति मैटर नहीं करती, तो मेरा इंटरेक्शन जाति से अलग है। पर ये लड़की जाति में अखंड विश्वास करती है, तो इसका जाति से अलग इंटरेक्शन हो सकता है। मेरी बात सब कहां चल रहे हो भाई? कौन सर, क्या हो गया? कौन सी वीडियो आई? बात समझ में तुम लोग को नहीं आई? आई बात समझ में? तो सोशियोलॉजी क्या हुआ? दोबारा एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं। सोशियोलॉजी क्या हुआ? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए सोसाइटी, विच लिटरली मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर। समझ में आया नहीं आया? तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद हो गई? याद हो गई सभी को? बना लो डायग्राम जी जल्दी से। डायग्राम बन गया? पूनम समझ में आ रही बेटा? नहीं आ रही है? आया समझ? आपको आया बेटा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, विच लिटरली मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस विच इंटरैक्ट विद ईच अदर। समझ में आया बेटा? आया प्रवीण समझ में? अब हम लोग बात करेंगे, ये तो समझ में आ गया ना टॉपिक सभी को पीछे? हाँ भाई, बेटिया क्या नाम है आपका? चेल्सी। समझ में आ गया? एक अपने आप चेल्सी है ना? है ना? एक अब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। प्लीज ध्यान से समझना, हेडिंग डालेंगे ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। Origin of sociology as a subject. Origin of sociology as a subject. अब समझो मेरी बात को ध्यान से, लिख लिया बेटा पीछे? अब मुझे बताओ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डेवलप क्यों हुआ होगा? सोचो।
सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, ये पेपर अब पूरा हम लोग सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं चीजें। तो कल हम लोगों ने, कल वाली क्लास में पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस वगैरह। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे आते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व क्यों हुआ होगा, बताओ, सोचो बेटा। ठीक है, चलो ये बच्ची क्या कह रही है कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, पहले तुम लोग के पॉइंट्स लिखते हैं। तुम सोचो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी होगी, पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं सिखाऊंगा तुमको। बच्ची बोली कि सर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होंगी उनको स्टडी करने के लिए। ठीक, दूसरा बच्चा बोलो। सोसाइटी में जो वेरियस कम्युनिकेशंस हो रही हैं, क्या हो रही है सोसाइटी में, वेरियस कम्युनिकेशंस, या फिर इसको दूसरा नाम हमने क्या दिया, इंटरेक्शन। पीछे चल सी समझ में आ रहा है, वेरियस इंटरेक्शंस हो रही हैं किसके बीच में, आदमी, बहुत सारी संस्थाओं के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, आदमी, इंसान, इंडिविजुअल, बहुत सारी क्रियाएं, प्रोसेसेस, एंड बहुत सारी संस्थाओं के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। चलिए और बताओ, हाँ बोलो। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स, इस बच्चे ने प्रॉब्लम्स बोला, ये बच्ची कह रही है कि सोसाइटी को रिफॉर्म कैसे किया जाए। सही बात है, सोसाइटी में जो समस्याएं हैं, जो इविल्स हैं, जैसे महिलाओं का शोषण होता था, तो महिलाओं का शोषण एक क्या इविल है, इविल है कि नहीं है, इस इविल को कैसे रिफॉर्म किया जाए, उसको सजेस्ट करने के लिए, रिफॉर्म सजेशन के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला, कौन बोला, सोसाइटी के फीचर्स को समझने के लिए, फीचर्स ऑफ सोसाइटी को समझने के लिए। और बताओ बेटा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, मतलब इंडिविजुअल को यह समझ में आ जाए कि कैसे मेरी लाइफ बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर से भी इंपैक्ट होती है। जैसे मान लो मेरा यूपीएससी में 2 इंटरव्यूज के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो, अब मैं क्या, किसको गाली देता हूं पता है, समाज को। किसको गाली देता घूम रहा हूं, अपने आप को समझा रहा हूं कि हो सकता है लक, भगवान ने साथ नहीं दिया, लक नहीं काम किया, हो सकता है कि मेरी बचपन में जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी नहीं, जो भी हो, यही सब समझाते रहते नहीं। जैसे आज मैं टीचिंग कर रहा हूं और मैं बाई प्रोफेशन क्या हूं, इंजीनियर, बाई प्रोफेशन क्या हूं, इंजीनियर। तो मैं क्या गाली देता हूं कि समाज ने मुझे क्या पढ़ाया और मुझसे वो क्या काम करवा रहा है। मुझसे पढ़ाया क्या समाज ने, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाया, तो आइडियली आई शुड हैव कंट्रीब्यूटेड इन द इंजीनियरिंग फील्ड, और मैं कंट्रीब्यूट किस फील्ड में कर रहा हूँ, बीए एमए पढ़ा रहा हूँ, तो इससे अच्छा बीए एमए ही कर लिया होता उस टाइम पे। अभिषेक सर क्या है, इंजीनियर, अब कर क्या रहे हैं, पीएसआईआर पढ़ा रहे हैं। क्यों, मैं कह रहा क्यों, तो मैं किसको गाली देने लगता हूँ, समाज को, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया सोशियोलॉजी का मास्टर। अभिषेक सर रोते हैं कि बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा अरे तुम्हारी गलती नहीं है यार, ये गलती किसकी है, ये समाज की गलती है अभिषेक सर, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैंने समझ लिया ये चीज कि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है, ये सोसाइटल कंडीशंस की गलती है कि उसने मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दी इंजीनियरिंग में उतनी अच्छी, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में इतने अच्छे पर्क्स नहीं दिख रहे थे कि मैं यूपीएससी की तरफ अट्रैक्ट होता। मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब सोसाइटी ने मुझे इंजीनियर बनाया और मुझसे क्या कराया, पहले यूपीएससी की तैयारी कराई और फिर मुझे मास्टर बना दिया। ये गलती मेरी, हेलो, ये गलती मेरी नहीं है, थोड़ी बहुत है लेकिन मेजरली किसकी गलती है, ये है किसकी बात, ये है सोशियोलॉजी की बात। समझ में आया नहीं, सोशियोलॉजी में यही पढ़ना है कि आप समाज के ऊपर ठीकरा कैसे फोड़ सकते हो, वही सीखना है। ये लड़की ने वही कहा कि कैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ को बाकी का समाज, क्या आपका समाज, सोसाइटी इंपैक्ट करती है, उसकी स्टडी करना। और बताओ बेटा, ऐसे ब्लंट होके मत बैठो, थोड़ा अच्छे से बैठो, लगे कि समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं, समझाओ, बोलो 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 बोलो। हाँ ठीक है अभी, ठीक है, और बताओ। चलो, जैसे इस बच्ची ने कहा कि कैसे पॉलिटी समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे इकोनॉमी समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे रिलीजन समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे ज्योग्राफी समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ, बोलो हाँ या ना, नहीं। समझ में आ गया, ये सब के सब पॉइंट्स पार्शियली गलत है। क्यों, क्योंकि सोशियोलॉजी का ओरिजिन, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, सोशियोलॉजी का ओरिजिन, शुरुआत कैसे हुई होगी, इन सब के लिए नहीं हुई। ये तो तब की बातें हैं जब सोशियोलॉजी डेवलप हो गई और उसने काम करना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये तो तब की बात है कि ये सब सोशियोलॉजी बड़ी सब्जेक्ट बन गई और उसने ये सब स्टडी करना शुरू कर दिया। ये तुम वो बता रहे हो सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सोशियोलॉजी की शुरुआत क्यों हुई होगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई,
पूनम समझ में आ रहा है? बेटा थोड़ा एक्सप्रेशन दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बेटा? हाँ तो प्लीज, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे बच्चों को समझ में आए। और जब तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो ना भोंदू बने, तो मुझे ऐसा लगता है भाई साहब इसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज समझ में आया बेटा चेल्सी? तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है, तुम सब आंसर दे गए, व्हाट डज सोशियोलॉजी स्टडी। लेकिन ये सब तो स्टडी तब होगी ना जब बच्चा बड़ा हो गया है। बच्चा पैदा क्यों हुआ? आई एम आस्किंग अबाउट कि बच्चा पैदा क्यों हुआ। तुम कहां पढ़ लिया ये सब तुमने? बताओ कैसे पढ़ा? हाँ ठीक, और बताओ। डिबेट से अब समझो, मैं समझाता हूँ इस स्टोरी को, प्लीज समझते रहना। और ये क्लास हमारी 2-3 दिन तक चलेगी, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, हमें 1-2 दिन खत्म करने में लगेगा। प्लीज समझना, ये समझ में आ गया मोटा मोटी सोशियोलॉजी ये है कि सोशियोलॉजी स्टडी क्या क्या करेगा, ये है कि सोशियोलॉजी काम क्या करेगा। पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सोशियोलॉजी पैदा कैसे हुई। क्या बोलने जा रहे हैं? सोशियोलॉजी पैदा कैसे हुई। प्लीज समझना मेरी बात को ध्यान से। सोशियोलॉजी का जन्म, तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है बेटा? तुम्हारा क्या है बर्थ प्लेस? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है प्रवीण? झुंझुनू। तुम कहाँ? झुंझुनू। तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है बेटा? तुम्हारा झुंझुनू। तुम भी झुंझुनू के हो? वाह प्रवीण, देख लो भाई बहन हो गए तुम लोग। जयपुर से ही हो? देखो ऐसे सोशियोलॉजी का बर्थ प्लेस है, प्लीज ध्यान समझना, सोशियोलॉजी का बर्थ प्लेस है यूरोप। क्या है? सोशियोलॉजी का बर्थ प्लेस है यूरोप। सुना है? यूरोप मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहीं पे सोशियोलॉजी का बर्थ प्लेस हुआ। कैसे हुआ पहले समझो। बेसिकली तुम्हारी वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई क्या? तुम लोग काइजन बैच में भी नहीं हुई? वर्ल्ड हिस्ट्री हुई क्या काइजन बैच में भी? हो गई है? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, नहीं हुई तो भी समझो। मैं बात कर रहा हूं जब यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में एक बात है समवेयर अराउंड, अगर देखा जाए तो 15th सेंचुरी के आसपास की, 15th सेंचुरी एडी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बात है लगभग 1401 के बाद की। समझ में आ रहा है बेटा? 1401 के बाद की। यूरोप के एरिया में बहुत, इस एज को कहते थे डार्क एज। क्या बोलते थे इस एज को? डार्क एज। डार्क एज का मतलब क्या होता है समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। यूरोप में थी डार्क एज। डार्क एज का मतलब हर चीज किसके हिसाब से हो रही है? चर्च के हिसाब से हो रही है। चर्च कहती है बेटा तुमने जीवन में कोई पाप किए? बोलो जल्दी बोलो। हाँ क्या किया पाप बताओ, बोलो कोई एक पाप बताओ। हाँ? पेन चुरा ली। तुम बहुत बड़ी वकील हो उनकी, तो मान लो इसने एक पाप किया, पेन चुराया, मान लो लेट से। चर्च इससे कहेगी कि आपको इस पाप से मुक्ति चाहिए, तो आप चर्च को एक सर्टेन अमाउंट की डोनेशन दो। क्या करो? सर्टेन अमाउंट की डोनेशन दो, हम आपके पाप को मुक्त कर देंगे और आपको ऊपर हेवन में एक सीट दे देंगे। ये कोई तरीका होता है? लेकिन लोग करते थे, मतलब क्योंकि लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? अंधभक्ति में। चर्च को अंधभक्ति फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? अंधभक्ति। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? गॉड। पूरा दुनिया किसके सेंटर में है? पूरे दुनिया के सेंटर में क्या है? गॉड। आदमी की वैल्यू नहीं है, ये मर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान की छवि को, भगवान की फोटो को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? गॉड, जीसस। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? हर चीज किसके हिसाब से चल रही है? चर्च के हिसाब से चल रही है। हर चीज का सेंटर कौन है? गॉड। आदमी दिमाग यहां से सोच ही नहीं रहा है। इधर देखो ध्यान से, आदमी कहां से नहीं सोच रहा है? दिमाग सोच ही नहीं, आदमी कहां सोच रहा है? घुटनों से। मतलब बुद्धि कहां है आदमी की? घुटनों में। घुटनों में मतलब बुद्धि का मतलब दिमाग है ही नहीं। जैसा चर्च ने, पोप ने जैसा कह दिया वैसा करने लगे। पोप ने कहा लेट जाओ, वो लेट गए। पोप ने कहा उठ जाओ, उठ जाओ। कल से अगर सुबह 4 बजे नहीं उठोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो लोग 4 बजे उठने लगे। सब कुछ किसके हिसाब से चल रहा था? बाद में लिखना राजनंदिनी, मैं टाइम दूंगा इसको लिखने का। सब कुछ किसके हिसाब से चल रहा था? चर्च के हिसाब से। गॉड वॉज द सेंटर ऑफ द ग्लोब, गॉड वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान को वर्ल्ड का सेंटर कंसीडर किया जाता था, सोसाइटी का सेंटर में भगवान को रखा जाता था। सबसे ऊपर प्रायोरिटी भी कौन था? भगवान। इंसानी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी। लोग लग्जरी या फिर लग्जरी कह लो, या फिर एक तरह से कहा जाए मनी माइंडेड थे कि नहीं थे? नहीं थे। लोग किसके थे?
कौन? हालेलुया, पवित्र। अब गाना सुना है ना, हालेलुया सुना है? वो एक गाना है, पवित्र आत्मा हालेलुया। हालेलुया इस क्रिश्चियन लोगों का एक बहुत अच्छा मंत्र है ऐसे, कि उन्होंने हिंदू वालों ने उसको कन्वर्ट कर दिया, उनको गाना अपना बना दिया कि पवित्र आत्मा हालेलुया ऐसे करके। नहीं, अपनी आरती है तो उन्होंने अपनी आरती में उसको हालेलुया को लपेट लिया। तो पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि दिन भर लोग क्या कर रहे हैं? हालेलुया 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 कर रहे हैं। उनको मतलब नहीं है पैसा वो खेत है कि नहीं है, कुछ नहीं। सारी की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल किसका? प्लीज समझना मेरी बात को। सारी की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल किसका है? चर्च का। इन सब चीजों को अलग से लिखवाऊंगा, पहले समझते रहना। सारी की सारी प्रॉपर्टी पे कंट्रोल किसका है? चर्च का। देयर इज नथिंग लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो तुमको जो चर्च ने पैसा दे दिया, थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी वो चर्च अपना अलग अलग तरीकों से तुमसे वापस ले लेती थी। बात समझ में आई नहीं? तो मतलब एक तरह से तुम बंधुआ मजदूर थे किसके? चर्च के। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये हो गया डार्क एज। क्या हो गई है? डार्क एज। प्लीज समझना, डार्क एज के बाद समझ में आ रहा बेटा? अभी इसको और डिटेल में लिखाऊंगा तब और समझाऊंगा, अभी खाली ओवर जा रहा हूं, खाली स्टोरी सुनाने के लिए। डार्क एज के बाद एक समय आता है, डार्क एज के बाद एक समय आता है, और उस समय में बेसिकली क्या होता है कि डार्क एज के बाद आता है, कुछ फिलोसफर्स आते हैं और एक पीरियड शुरू हो जाता है किसका? रेनेसा का। किसका पीरियड आता है बेटा? रेनेसा। रेनेसा का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं रेनेसा। क्या बोलते हैं? रेनेसा। रेनेसा का मतलब क्या हुआ? रेनेसा का मतलब हुआ जब लोग यहां से सोचने की बजाय कहां सोचने लगे, मतलब कुछ थिंकर्स आए और उन्होंने लोगों को बताया भाई चर्च तुमसे पैसे ले रही है और तुमसे करिए ऊपर हेवन में सीट बुक कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू बात है, ये सब फर्जी चीजें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब लोगों ने, समाज जो है उसमें अभी तक कौन सेंट्रिक था? बीच में गॉड। अब यहां पर रेनेसा वाले में कौन सेंट्रिक हो जाएगा? मैन। कि ह्यूमन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड। ह्यूमन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड। कुछ पेंटर्स आए, जैसे कि नाम तुमने सुना होगा लियोनार्डो दी विंची। आरएस में भी तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल। लियोनार्डो दी विंची, लियोनार्डो दी विंची। अब ये जो लियोनार्डो दी विंची नाम के पेंटर्स आए, इन्होंने अभी तक सारी पेंटिंग ईशू की बनती थी, इन्होंने पहली बार एक पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग थी पता है किसकी? वो पेंटिंग किसकी थी बेटा पहली बार? मोनालिसा। और जैसे ही इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, लोग बावले हो गए एकदम से, ये कौन सी देवी है? कह रहे देवी नहीं है, पड़ोसी है तुम्हारी। बात समझ में नहीं आया? अब लोगों को समझ में आने लगा कि मजा तो इनकी पेंटिंग देख के भी आता है, सिर्फ भगवान की पेंटिंग देख के मजा नहीं आता था, मोनालिसा की पेंटिंग देख के भी मजा, बोलो बेटा, आता है। और नाउ पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम दी ह्यूमन पर्सपेक्टिव, कि उनको समझ में आने लगा कि भगवान तो जरूरी होंगे, पर यार इंसान भी जरूरी है यार, इतने सुंदर सुंदर इंसान है तो ये भी जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोले? इंसान भी जरूरी होंगे। एंड नाउ द फोकस ऑफ इंडिविजुअल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम, बहुत समय लगा, स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम गॉड टू मैन, या ह्यूमंस कह लो, मैन का मतलब ह्यूमंस है, इसमें फीमेल भी आती है बेसिकली। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इंसानों का फोकस किधर शिफ्ट होने लगा? मैन इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग बनाई, इसी तरीके से चर्च एक बात कहती थी कि धरती फ्लैट है और धरती के चारों तरफ सूरज घूम रहा है, जबकि एक आदमी आया कॉपरनिकस, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा ये लिखवाऊंगा, अभी परेशान मत होना, सब डिटेल में और पढ़ाऊंगा अभी इसको, पर मोटा मोटी समझा रहा हूं। धरती फ्लैट है और धरती के चारों तरफ क्या घूम रहा है? सूरज घूम रहा है। ऐसा किसने कहा? कॉपरनिकस ने कहा। अरे सॉरी, कॉपरनिकस बोलो, चर्च ने कहा। तो चर्च की थ्योरी को काउंटर करते हुए कॉपरनिकस ने एक बोला कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, अर्थ इज स्फेरिकल और अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है। लोगों को समझ में आया यार, कॉपरनिकस ने अगर ये बात कही है तो कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। दो कॉपरनिकस को मार दिया गया था, बट फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग की बत्ती, तो रेनेसा में लोगों के दिमाग की बत्ती, अरे बोलो दिमाग की बत्ती बोलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, जली, बोलो हाँ या ना। तो लोगों ने क्या खा ली एक तरह से देखा जाए तो? मेंटोस खा ली, हाँ या ना। तो डार्क एज से रेनेसा पहुंच गए मेंटोस खा के। बोलो समझ में आया नहीं आया? दिमाग की बत्ती जल गई है। अब जैसे ही दिमाग की बत्ती जली, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती है, ठीक है, दिमाग की बत्ती तुम्हारी जल गई है।
अब जैसे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली, लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी हो गई? अब भाई लड़की है, लड़की की फोटो देख रहे हैं तो उसके लिए इकोनॉमी भी तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी धीरे धीरे लोगों के हाथ में आने लगी। क्या आने लगी हाथ में? प्राइवेट प्रॉपर्टी आने लगी। अब जब लोगों के पास पैसा आने लगा तो उस पैसे को इन्वेस्ट करके, सुनना मेरी बात को ध्यान से, लोगों ने उस पैसे को इन्वेस्ट करके साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मशीनें बनाना शुरू कर दिया। मशीनें नहीं कहेंगे, लोगों ने नई नई इन्वेंशंस करना शुरू कर दिया। साइंटिफिक क्या आया बेटा, जल्दी बोलो? रेवोल्यूशन आया। लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आई। अरे बोलो, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आई। उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज करके लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? साइंटिफिक रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। आज जब साइंस आ गई हमारे पास, उस साइंस की मदद से मैंने क्या कर दी? नई नई मशीनें बना ली। मतलब कौन सा रेवोल्यूशन आ गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना दिया। बोलो हाँ या ना? साइंस आ गई, साइंस के बाद हमने क्या कर दिया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा? बोलो यार प्लीज, समझा करो। हाँ, उसके बाद जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अब लोगों के पास पैसा भी है, लोग बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कह रहा है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास मशीन है, तो मैं ही पावर में क्यों ना जाऊं? ये राजा पावर में क्यों बैठेगा? और राजा को वहां से हटा के मोनार्की को हटाने के लिए फ्रांस में एक मूवमेंट आता है। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? फ्रांस में एक मूवमेंट आता है, नाम क्या उसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन। कि उसमें मोनार्की को वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह पे कौन बैठ गए? लोगों ने अपनी असेंबली बना ली। फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। क्या आ गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। अभी ब्रीफ में पढ़ा रहा हूं तो अगेन स्टोरी रिपीट करते हैं। सबसे पहले बोलो जल्दी से, सबसे पहले डार्क एज। बोलो हाँ या ना? डार्क एज के बाद क्या आया? रेनेसा आया। बोलो आया कि नहीं आया? दिमाग की बत्ती जल गई, नहीं जल गई? दिमाग की बत्ती जलने के बाद 3 इवेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 साइंटिफिक रेवोल्यूशन। बोलो हाँ या ना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और तीसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन से लिटरेचर में, इन सब में साइंस का लॉजिक बढ़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जल्दी आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोलो सही से बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इकोनॉमिक चेंजेस हुए और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पॉलिटिकल चेंजेस हुए कि नहीं हुए? अब ध्यान समझना, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सब कुछ आया। कहीं ना कहीं तुम देखोगे अब सोसाइटी चेंज होने लग रही, नहीं लग रही है? सोसाइटी पहले बिल्कुल बैकवर्ड डार्क एज की सोसाइटी, और अब धीरे धीरे इकोनॉमी में चेंज आ गया, पॉलिटी में चेंज आ गया, लिटरेचर में, साइंस में चेंज आ गया। तो कहीं ना कहीं एक नई चीज की शुरुआत हो गई। उस चीज को बोला जाता है, एक नया युग की शुरुआत हो गई, उस युग को बोला जाता है मॉडर्निटी। क्या आ गई? मॉडर्निटी आ गई। ये हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। क्या थी यहाँ पे? ये ट्रेडिशनल, पारंपरिक सोसाइटी थी, और यहां पे क्या आ गई? मॉडर्निटी आ गई। क्या आ गई? बोलो बेला, बोलो बेटा, क्या आ गई? अच्छा, अब मॉडर्निटी आई तो अच्छा ही हुआ? अच्छा हुआ खराब हुआ? जल्दी बताओ। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? मॉडर्निटी आई तो कहीं ना कहीं लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। बोलो हाँ या ना? लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया किसके ऊपर? लाइफस्टाइल के ऊपर। अरे बोलो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। किसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया? लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। गरीबी मिटने लगी, पॉवर्टी थोड़ी थोड़ी मिटने लगी, कम होने लगी। बोलो हाँ या ना? कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन क्या होने लगा? कम होने लगा। कहीं ना कहीं एक तरह से देखो बीमारियां थोड़ी सी दूर होने लगी, नहीं क्योंकि दवाइयां वगैरह आ गई होंगी, तो बीमारियों से मुक्ति मिलने लगी। अरे बोलो नहीं तो बर्बादी की ओर जा रहे हो। बीमारी से मुक्ति मिलने लगी। लेकिन क्या सब अच्छा? दोस्त बोलो हालेलुया, बोलो। क्या होता बताओ? हालेलुया। ऋतिक नहीं सुना? अरे बोल दो हालेलुया, बोल दो एक बार यार, इतना प्यार से बच्चे कह दो। बोल दो भैया, बोल दो यार। ऋतिक तुम तो यार बच्चों की बेइज्जती कर रहे हो। तो पॉइंट ये निकल के आया, समझ में आया? क्या बोला मैंने? बीमारी से मुक्ति मिल गई, नहीं मिल गई? अब आगे की स्टोरी कुछ ऐसी है। क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा आया होगा? क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ होगा? नहीं, बहुत सारी खराबियां भी आई। क्या आई चलसी? बहुत सारी खराबियां भी आई। जैसे कि समझो मेरी बात को ध्यान से, कहीं ना कहीं जो परिवार इंडस्ट्री आने से पहले गांव में रहता था, हस्बैंड, वाइफ और 9 बच्चे, अब क्या हो रहा है? हस्बैंड और वाइफ चले गए कहां?
शहर में गए कि नहीं गए? और कितने बच्चे लोड कर ले गए साथ में? 9 बच्चे। और शहर में खर्चे ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक्सपेंसेस की वजह से वो लोग बेचारे कहाँ रहने लगे? स्लम में रहने लगे। मतलब स्लम्स आ गई, लाइफ और ज्यादा मिजरी। गांव में तुम रहते हो, जितना बड़ा तुम्हारा बाथरूम है उतना बड़ा तुम्हारा पूरा घर है यहाँ पे। शहर में रियलिटी है कि नहीं? गांव कभी गए हो? गाँव में घर है किसी का? तो गांव में देखोगे जितने बड़े बाथरूम होते हैं हमारे यहाँ पे, उतने बड़े तो यहाँ पूरे पूरे कमरे होते हैं। रियलिटी है ये बात। क्यों? स्लम डेवलपमेंट हो लगे, लोगों को समस्या आने लगी। और सुनो, ये जब हस्बैंड इस बार तो 9 बच्चे ले आया, दूसरा हस्बैंड इनकी समस्या देख के वो अकेले आया, मतलब ज्वाइंट फैमिली गॉट कन्वर्टेड इनटू, मतलब देखा जाए फैमिली स्ट्रक्चर ब्रोक हो गया, नहीं हो गया? फैमिली स्ट्रक्चर क्या हो गया? ब्रोक हो गया। फिर कुछ समय के बाद पति फौज में और घर पे अलग मौत चल रही है। बात क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? डाइवोर्स होने लगे, नहीं होने लगे? क्या होने लगे? अरे बोलो ना, क्या होने लगे? डाइवोर्स होने लगे, जिसको तुम लोग अपनी भाषा में, तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो ब्रेकअप्स होने लगे। क्या होने लगे? ब्रेकअप्स होने लगे, डाइवोर्स होने लगे। पारिवारिक लाइफ सुनना, आदमी फैक्ट्री में गया तो नौकरी करने सुबह से शाम था, लेकिन मालिक ने 10-20 रुपए एक्स्ट्रा मार के उससे कहा पूरे दिन काम करो। क्या शुरू हो गया? और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? क्या शुरू हो गया? एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। मतलब मॉडर्निटी के कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। ऐसे बहुत सारे नुकसान है, भी आगे लिखाऊंगा। मॉडर्निटी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अब मुद्दा आता है कि इस टाइम पे 2 टाइप के लोग सामने आए। एक ग्रुप जो कह रहा है बहुत बढ़िया, मॉडर्निटी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और एक कह रहा है चलो वापस चले, चलो आ घर लौट चले, वापस वाली दुनिया में लौट चलते, ये सब ड्रामेबाजी है, इन सब चीजों को खत्म करते, मॉडर्निटी को डिसॉल्व कराना पड़ेगा, हमें बैकवर्ड मूवमेंट करना है। कुछ लोग कह रहे हैं इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो, बहुत अच्छा जा रहे हो, और कुछ लोग कह रहे हैं हमें आगे नहीं बढ़ना, समाज को पीछे लेके चलो। समझ में आया? सुनना मेरी बात को। 2 टाइप के लोग आ गए। कितने टाइप के लोग आ गए? 2 टाइप के। एक जो मॉडर्निटी को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेटिंग मॉडर्निटी। और दूसरे जो आए वो क्या कर रहे हैं? मॉडर्निटी को, दूसरे क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किसको? मॉडर्निटी को। एक जो मॉडर्निटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरे जो मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो यूजुअली कहलाते हैं फंक्शनलिस्ट। क्या कहलाते हैं? और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो, कल मैंने उनको मार्क्सिस्ट बताया था, लेकिन इनको मार्क्सिस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम से बोल सकते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं काउंटर मॉडर्निस्ट। क्या बोल सकते हैं? काउंटर मॉडर्निस्ट। और इन दोनों थिंकर्स के बीच में एक डिबेट चालू हो गई। क्या चालू हो गई? एक कि रिलीजन का स्टेटस तब क्या था, आज क्या है? रिलीजन अच्छा है कि खराब है? कास्ट का स्टेटस तब क्या था, आज क्या है? क्लास क्या थी, आज कास्ट क्लास बन गई कि नहीं बन गई है? स्लम के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया, फैमिली लाइफ के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया, मैरिज के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया, नई टाइप की मैरिजेस आने लगी, उनके ऊपर लव मैरिज शुरू हो जाएगी। नहीं, फैक्ट्री में एक मजदूर दूसरी मजदूर इनको पसंद आ गए, कभी खेलोगे वहां पे लव मैरिज, यस या नो? तो नए टाइप के मैरिज स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। और इन सब चीजों को स्टडी करते हुए, इन पे डिबेट करते हुए, इन वाले थिंकर्स ने और इन्होंने, दोनों ने एक दूसरे को डिबेट की एक साथ बैठ के, और इसी डिबेट से जन्म हुआ किसका? आया कि नहीं आया सोशियोलॉजी का जन्म? नहीं आया समझ में? पूनम आया समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया ये पूछो। आप ये बच्ची कह रही है सर डिबेट से सोशियोलॉजी कैसे आएगी? अरे डिबेट का मतलब है कि एक थिंकर्स ने अपना व्यू पॉइंट दिया, इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया, इन सारे व्यू पॉइंट्स को लिखने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए था। वो सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। तो इन्होंने अपने सब्जेक्ट को सोसाइटी की स्टडी के रूप में रखा, इन्होंने अपने सब्जेक्ट को सोसाइटी की स्टडी के रूप में रखा, और फिर ये सारी सब्जेक्ट्स की डिबेट्स एक जगह पे क्या कर दी गई? कंपाइल हो गई, और वही कहलाता है क्या? सोशियोलॉजी। समझ में नहीं आया? तो सोशियोलॉजी की किताबें कैसे आएंगी? सोशियोलॉजी की किताबों में बेसिकली क्या मिलेगा? इनकी डिबेट, इनकी डिबेट, इनकी डिबेट, इनकी डिबेट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और वही है सोशियोलॉजी की किताबों का कंटेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वही है सोशियोलॉजी की। जैसे फिजिक्स की में क्या लिखोगे? आइंस्टीन की थ्योरी, न्यूटन की थ्योरी, इनकी थ्योरी, उनकी डिबेट्स ही तो है वो। तो इसी तरीके सोशियोलॉजी की किताबों में क्या लिखोगे? सोशियोलॉजी की किताबों में लिखोगे तुम इन वाले टाइप के जो मॉडर्निटी को अप्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उनकी डिबेट, और जो मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनकी डिबेट। पूरी स्टोरी समझ में आई? सलोनी आई? अब तो आगे बेटा पूरी तरीके से, थोड़ी की पूरी आगे। तुम्हें पूरी स्टोरी याद है? चलो मैं स्लाइड्स पीछे कर रहा हूं, एक बार पूरी स्टोरी को अपनी भाषा में लिख डालो अपने नोट्स में, फिर मैं लिखाऊंगा।
पहले अपनी भाषा में लिख दो, पहले अपनी भाषा में लिखो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। बड़े से पेज पे बनाना, ऐसे लंबा लंबा, बड़े से पेज पे बनाइएगा इसको। प्रवीण समझ में आया बेटा? राजनंदिनी को समझ में आया नहीं आया? पक्का? तूने पिछले बैच में क्लासेस नहीं ली थी ना मुझसे? और उसको क्या हुआ, ममता को? अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही है। तुम लोग किस में हो सलोनी? सेकंड ईयर में हो तुम? किसमें? दोनों लोग सेकंड ईयर में हो? हाँ तो ले लो। तुम राजनंदिनी, तुम तो लास्ट ईयर में हो। तुम बेटा ग्रेजुएटेड हो। रेवती समझ में आ रहा बेटा? जल्दी एक बार लिख लो, फिर आगे बताएं। आगे बढ़ाएं, अगली स्लाइड लगाऊं? पूनम समझ में आ रहा बेटा? अगली स्लाइड देखो, हटा दो स्लाइड। ये वाली स्लाइड भी समझ में आ गई? इस स्लाइड की जगह ये वाला देख लो, ये वाली स्लाइड। तुम लोग अभी अपने हिसाब से खिचड़ी पका लो, फिर मैं बढ़िया से एक डायग्राम बनाऊंगा जो मैं चाहता हूं बनाऊं। प्रवीण समझ में आया? चलो।
क्लियर हो गया? चलो देखते हैं, एक डायग्राम बन गया सबका। सलोनी, पूनम, इधर चेल्सी, ये सब लिख लिया? अगली वाली स्लाइड बना ली ना? अगली वाली स्लाइड भी जल्दी से बना लो, फिर आगे बना लिया? याद है कि देखो, अभी मैं फिर कह रहा हूं, अभी चूंकि शुरुआती दिन है, अभी चूंकि बच्चों के बहुत सारे एडमिशन हो रहे हैं, सो इसलिए हम अभी बहुत स्लो चलेंगे। डोंट टेक इट दी रेगुलर क्लासेस। मेरा टारगेट ये है कि जिनको अगले साल भी पेपर देना है वो आराम से सोशियोलॉजी को 2 बार रिवाइज करके दे सकें। ठीक है? सो डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलें आगे बढ़े बेटा, समझाएं? बोलो जल्दी बोलो। चलो देखो इधर, ठीक है? बस देखो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो, अब एक डायग्राम देखना, ये डायग्राम बहुत सिंपल सा। सबसे पहले आता है क्या तुम्हारा? सबसे पहले क्या थी बेटा तुम्हारी? डार्केस्ट। थी कि नहीं थी? बोलो हाँ या ना। थी? बोलो हाँ या ना। डार्क एज के बाद एक इवेंट आया, उस इवेंट का नाम क्या है तुम्हारा? उस इवेंट का नाम क्या है तुम्हारे आगे बॉक्स? इवेंट का नाम है तुम्हारे, अगर देखा जाए तो, बोलो है कि नहीं? रेनेसा। क्या नाम है उस इवेंट का? रेनेसा। रेनेसा के बाद एक नया इवेंट आता है। उस इवेंट, रेनेसा के बाद एक इवेंट नहीं, रेनेसा के बाद एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तुम्हें, जैसे मेनली कितने इवेंट्स आए? 3। कौन कौन से इवेंट्स? नंबर 1, ठीक, नंबर 1 इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। नंबर 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड लास्ट वन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इन सब की वजह से एक इवेंट होता है बहुत बड़ा, जिस इवेंट को हम लोग बोलते हैं, जिस इवेंट को बोला जाता है, इवेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? मॉडर्निटी। क्या बोलते हैं बेटा? इस इवेंट को क्या बोलते हैं? मॉडर्निटी आ गई। क्या आ गई? मॉडर्निटी आ गई। और इस मॉडर्निटी के कितने पहलू हैं? हेलो, इस मॉडर्निटी के कितने पहलू हैं? बेसिकली देखा जाए तो इस मॉडर्निटी के 2 पक्ष हैं, एक पक्ष और दूसरा पक्ष। ठीक, जो एक पक्ष है पहला वाला, वो मॉडर्निटी को क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है। और दूसरा वाला पक्ष मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मॉडर्निटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इन दोनों ने जो भी बातें करी, इन दोनों थिंकर्स ने, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन थिंकर्स ने जो भी बातें करी, इन दोनों की वजह से ही एक नए सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ, विच इज कॉल्ड एज, बात समझ नहीं है? इन दोनों की वजह से एक नए सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ, नाम है उसका सोशियोलॉजी। बात क्लियर हो गई? अब नहीं हो गई? चाहो तो ये डायग्राम को एक फुल फ्लेजेड अपनी कॉपी में अच्छे से बना सकते हो, और इसकी एक लोग फोटो खींच के मुझे भेज देना। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? बनाओ जल्दी से, ये पूरा बड़े पेज पे डायग्राम बना लो, जल्दी 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 जल्दी।
अभी दिलवा आई समझ में स्टोरी है? बोलो हाँ या ना। आई समझ में स्टोरी बेटा सभी को? आ गई बेटा? चलो लेट्स गो अहेड, चले आगे, जल्दी बनो जल्दी बनो जल्दी बनो। और चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, अगर तुम कहां पे गए, यहां पे एक और बॉक्स चाहो तो डाल सकते हो ये बीच में, उसको उस पीरियड को बोलते हैं हम लोग, अगर डालना चाहो तो। इनलाइटमेंट क्या बोल डाल सकते हैं? इनलाइटमेंट अगर चाहो तो डाल सकते हो। इनलाइटमेंट सही क्या है? ओरिजिन हुआ किसका? मॉडर्निटी का ओरिजिन हुआ। वैसे करके इनलाइटमेंट समझते हो क्या होता है? इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? इनलाइटमेंट का मतलब है कि भाई एक तरह से सब चीजों में, सारे फेजेस में क्या हो गया है? एक तरह से एवोल्यूशन हो गया, सारे फेजेस में डेवलपमेंट हो गया है। समझ में आया सलोनी? इनलाइटमेंट का मतलब क्या हुआ? सारे फेजेस में, इकोनॉमिक फेजेस में भी, इंटेलेक्चुअल फेजेस में भी और पॉलिटिकल फेजेस में भी जब क्या आ जाए, मॉडर्निटी आ जाए, इसको क्या कहेंगे? इनलाइटमेंट कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो टाइप के थिंकर्स आए, जो इनलाइटमेंट या मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और दूसरे जो इनलाइटमेंट या मॉडर्निटी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और इन दोनों ने जो जो बातें कही, उन सारी बातों को लिखते हुए एक सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। फिर बाद में सोशियोलॉजी ने सारी प्रॉब्लम्स को भी पढ़ा, उसने ये सारी चीजें करी। ये अभी हम लोग डिटेल में करेंगे। बात समझ में आई पूनम? नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये है, पहले मुझे ये समझाओ मॉडर्निटी क्या है, उसके बाद मैं तुम्हें डार्क एज समझाऊंगा। मतलब हम लोगों ने कहां से कहां तक चले? हम लोग चले डार्क एज से किसकी ओर? बीच की जो भी स्टोरी है, डार्क एज से चले किसकी ओर? मॉडर्निटी की ओर। तो हम क्या पहले समझे? मॉडर्निटी समझे कि डार्क एज समझे? पहले मॉडर्न फीचर्स समझ लेते हैं, और जो जो मॉडर्न फीचर्स नहीं है वो सारे कौन से फीचर्स हो जाएंगे? डार्क एज के फीचर्स हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर मॉडर्न फीचर्स। हेडिंग डालेंगे मॉडर्निटी, हेडिंग डालेंगे मॉडर्निटी। बेटा ये कलमकारी घर पे, अभी जल्दी जल्दी लिखो। हेडिंग डालेंगे मॉडर्निटी। हमारे सर जिनसे मैंने पढ़ा, कभी अब तुम लोग एक बहुत बड़े थिंकर का नाम सुनोगे जिनका नाम है आंद्रे बेते, कभी गूगल पे डालना, आंद्रे बेते। ये इंडिया के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये जो भाई साहब है ना, आंद्रे बेते साहब, ये इंडिया के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि इनकी लेगेसी में मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना करा रहा हूँ यूपीएससी ऐसे निकल जाएगा उससे बहुत आराम से। और तुम्हारा तो आरएस में भी आता है ये सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, तो वहाँ पे भी बहुत बेनिफिट, आरएस का पूरा पूरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो वहाँ पे भी बेनिफिट करेगा। चलो वापस आते हैं। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी? तो मॉडर्निटी बेसिकली रेफर्स टू डिसअप्रूवल ऑफ द पास्ट। पास्ट से जुदा होना क्या कहलाता है? मॉडर्निटी। अगर मैं कहूं ब्रेकअप क्या है, अगर तुमसे एक डेफिनेशन पूछूं ब्रेकअप क्या, बोलो बेटा सलोनी ब्रेकअप क्या है? बोल बेटा, चुप, बोलो बेटा, सोचो तो दिमाग मत लगाओ, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं ब्रेकअप क्या है, तो प्यार से जुदा होना क्या कहलाता है? ब्रेकअप कहना है। तो इसी तरीके से मॉडर्निटी क्या है? डार्क एज से जुदा होना क्या कहलाता है?
मॉडर्निटी कहलाता है। तो एक डेफिनेशन हो सकती है नहीं हो सकती ये मॉडर्निटी की। सो मॉडर्निटी रेफर्स टू डिसअप्रूवल ऑफ द पास्ट या फिर विथड्रॉन फ्रॉम द पास्ट, पुरानी चीजों से दूरी बना लेना ही क्या कहलाता है मॉडर्निटी। अब क्या मॉडर्निटी फिक्स्ड है? ईमानदारी से बताओ। आज मैं कहता हूं मैं मॉडर्न हूं, आज मैं कहता हूं मैं मॉडर्न हूं, आज से 15 साल बाद मैं आज जितना ही रहूंगा कि इससे और ज्यादा मॉडर्न हो जाऊंगा, और ज्यादा मॉडर्न हो जाऊंगा। तो कौन सी मॉडर्न हूं? ये वाला मॉडर्न हूं कि वो वाला मॉडर्न हूं? तो मतलब मॉडर्निटी की कोई फिक्स डिफिनेशन है ही नहीं, कोई स्टेज नहीं है ना यहां पे मॉडर्निटी आके रुक जाएगी। तो मॉडर्निटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिसअप्रूवल ऑफ दी पास्ट, पास्ट को आप डिसअप्रूव करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी। बात समझ में? तो मॉडर्निटी रेफर्स टू डिसअप्रूवल ऑफ दी पास्ट, आया ना? मॉडर्निटी रेफर्स टू डिसअप्रूवल ऑफ दी पास्ट, लेट गो ऑफ दी पास्ट। और जैसे जैसे आप पास्ट से आगे बढ़ते चले जाओगे आप क्या होते चले जाओगे? मॉडर्न होते चले जाओगे। कहां तक जाओगे? कोई इसकी फिक्स, कोई ऐसी छोड़े कि कहीं पे जाके मॉडर्निटी रुक जाएगी। हर चीज में मॉडर्निटी हो रही है। अरे आज से 10 साल पहले तुमने सोचा था कि एसी जैसी चीज क्लासेस में लगेगी? या आज से 20 साल पहले सोचा था ऐसे डिजिटल बोर्ड पे तुम पढ़ोगे? नहीं। और क्या आज से 20 साल बाद तुम यही डिजिटल बोर्ड से पढ़ोगे? हो सकता है टीचर ऐसे ऐसे करेगा और वहां सब दिखता जा रहा है, तुम्हें कांच की दिखता जा रहा है, यहाँ पे कुछ बनते जा रहे हैं साउंड, तुम्हें हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वो भी तो फिर मॉडर्निटी होगी। और हो सकता है कि बस टीचर सोचे और तुम्हारे कानों में सब आवाज जा रही हो, कोई ईयरफोन लगे हो बस खाली, ये उसके आने वाले टाइम में मॉडर्निटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? मतलब देयर इज अ लिमिट टू मॉडर्निटी? नो। सो मॉडर्निटी को डिफाइन करना सबसे क्रिटिकल काम है, इसलिए मॉडर्निटी को क्या कह सकते हैं? मॉडर्निटी इज बेसिकली द डिसअप्रूवल ऑफ द पास्ट। समझ में? तो लिखो, डिफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग हो गई मॉडर्निटी, लिखिए। मॉडर्निटी रेफर्स टू disapproval of the past. Modernity refers to disapproval of the past. ठीक? और breaking away from the past. Modernity refers to disapproval of the past और breaking away from the past. अरे बोलो, आ रहा है समझ में? Modernity refers to disapproval of the past और breaking away from the past. Full stop. आगे लिखिए। After various events, पैराग्राफ चेंज करके, after various events like scientific revolution, after various events like scientific revolution, comma, commercial revolution, comma, इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, कॉमा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉमा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, दी, आफ्टर इन सब रेवोल्यूशन के बाद दी चेंजेस वर सीन इन ऑल दी स्फेयर, द चेंजेस वर सीन, द चेंजेस वर सीन, प्रवीण समझ में आ रहा है बेटा? द चेंजेस वर सीन इन ऑल दी स्फेयर्स, द चेंजेस वर सीन इन ऑल दी, हेलो, इन ऑल दी स्फेयर्स। कौन कौन से स्फेयर्स की बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एक्सेट्रा, लिख लो। इन ऑल दी स्फेयर्स लाइक, in all these spheres like political, economic, social, etc. ठीक है, समझ में आया नहीं है? This stage is referred to as, अरे बोलो हाँ या ना? This stage, नहीं बोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। This stage is referred to as period of enlightenment. समझ में आया बेटा? This stage is referred to as period of enlightenment. लिख लिया पैराग्राफ चेंज करके? Period of enlightenment, period of enlightenment, and this enlightenment is
expressed. This enlightenment is expressed. दोस्त आराम से बात करो, चिल्ला रहा कोई, यहां पे चिल्ला रहा था कोई? This enlightenment is expressed in form of certain, expressed in form of certain features called as modern features. समझ में आ रहा बेटा? This enlightenment is expressed in form of certain features called as modern features. समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना? अरे बोलो. प्रमोटिंग मॉडर्निटी. ये मॉडर्न फीचर्स क्या प्रमोट कर रहे हैं? प्रमोटिंग मॉडर्निटी. अरे तुम मॉडर्न हो ये बात कैसे पता चलेगी मुझे? हेलो, आज मॉडर्निटी है ये बात कैसे पता चलेगी? तुम्हारे अंदर कुछ मॉडर्न फीचर्स होंगे. देखो एप्पल की घड़ी पहने घूम रही है, ठीक है? अरे कोई भी है, मान लो एप्पल की घड़ी पहने हुए, लेट से बढ़िया पेंसिल लिख रही है, बाल वाल काट के आई है, चश्मा लगाए, ये क्या है? मॉडर्न फीचर्स है. नहीं, जेब में फोन है, ये मॉडर्न फीचर्स है. अपने राइट्स के लिए घर वालों से लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती है? अकेले ट्रैवल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? मॉडर्न फीचर्स है कि नहीं है? है नहीं? और यही मॉडर्न फीचर्स कौन सी सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं? मॉडर्निटी को. कौन सी सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं? मॉडर्निटी को. आई बात समझ में नहीं आई? मॉडर्निटी क्या होती है समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, नीचे लिख लो. मॉडर्निटी ब्रॉट वेरियस. अरे मेरी बातें अगर समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना. हाँ कि ना? हाँ. मॉडर्निटी ब्रॉट वेरियस positive as well as modernity brought various positive as well as negative impacts on society. Positive as well as negative impacts on society, full stop. These impacts were studied by बोलो बेटा. these impacts were studied by various thinkers. These impacts were studied by various thinkers from different perspectives. From different perspectives. ठीक? From different perspectives. पैराग्राफ चेंज करके लिखो. These perspectives पर्सपेक्टिव में समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा चल सी नहीं पर्सपेक्टिव. These perspectives and their viewpoints led to the emergence of a new subject called sociology. Led to the emergence of a new subject called sociology. Led to the emergence of a new subject called, बोलो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे. New subject called sociology. आई बात समझ में? आई बात समझ में नहीं आई? आ गई बेटा? अरे पूरी स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? आगे लिखो. कोई डाउट यहां तक आया? अब एक काम करते हैं, सुनो. अब हम लोग एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. जैसे डार्क एज को एक्सप्लेन करते हैं, फिर रेनेसां को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक बार और मॉडर्निटी को एक्सप्लेन करके सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. समझ में आया नहीं आया? बहुत छोटा सिलेबस है सोशियोलॉजी. कल भी मैंने बार बार बताया, सोशियोलॉजी का बेस्ट फीचर ही यही है कि ये देखना अगले 3-4 दिनों में तो तुम्हारा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा. मतलब कि ये कहने को ऑप्शनल है ये जीएस से भी साइज में छोटा, और इसका सारे सब्जेक्ट के साथ सबसे ज्यादा कवरेज है. तुम देखो अभी हमने रेनेसा पढ़ा, या आगे रेनेसा डिटेल में पढ़ेंगे. वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लेगा रेनेसा का एक यूनिट. ठीक,
फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करेगा और इवन पॉलिटी वाला चैप्टर भी कवर कर लेगा तुम्हारा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके बाद हम लोग मैरिज पढ़ेंगे, कास्ट पढ़ेंगे, रिलीजन पढ़ेंगे जब आगे। क्या ये बहुत कठिन चीज तुम्हें नहीं पता इनके बारे में? पता है कि नहीं है? मतलब देयरफॉर आई से कि सोशियोलॉजी इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव ऑप्शनल, क्योंकि वो आराम से लोगों को समझ। बहुत से लोगों को तो यहाँ बैठे बैठे ये लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, इसमें कोई पढ़ाई है, कोई पढ़ने वाली बात है? पर यही है, पेपर में यही लिखना है, खत्म कहानी। क्या ये इसको अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हो इस पूरी चीज को? बोल बेटा लिख सकते हो ना, बस हो गया, नंबर इसी में मिलते हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? और मैं डायग्राम वगैरह बना रहा हूं ताकि उससे अपना प्रेजेंटेशन और अच्छा कर लेना। क्लियर हुआ? हेडिंग डालेंगे डार्क एज। अब एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे? डार्क एज। डार्क एज। चलो अब जो डार्क एज समझ में आ गया, हम लोग डार्क एज क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आया? नहीं आया? कॉलोनी दीदी आया कि नहीं आया? चलो डार्क एज में सोसाइटी के सेंटर में कौन था, जरा बताना। डार्क एज में सोसाइटी के सेंटर में कौन है? गॉड। और सोसाइटी की पॉलिटी, सोसाइटी की इकोनॉमी, सोसाइटी की लिटरेचर, सोसाइटी की पेंटिंग, सोसाइटी की हिस्ट्री, सब कुछ किससे रिलेट होकर देखी जा रही है? गॉड से जोड़ के देखी जा रही है। ये है डार्क एज। गॉड एंड चर्च अगर बोल दें तो और खराब नहीं होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब समाज का सबसे बड़ा सेंटर कौन है? गॉड एंड चर्च। सारी चीजें कहां से कंट्रोल हो रही हैं? गॉड और चर्च कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। चर्च किसके बिहाफ पे कंट्रोल कर रही है? गॉड के बिहाफ पे कंट्रोल कर रही है। मतलब इंडिविजुअल चॉइस है कि नहीं है? हेलो, इंडिविजुअल चॉइस है क्या? नहीं है। प्लीज समझना, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? प्राइवेट, देखो मैं लिख के और वैसे समझाने वाला मास्टर नहीं हूं, मैं फ्लो चार्ट से समझाता हूं चीजें, शायद मुझे लगता है इससे ज्यादा समझ में आता है। क्या कहते हो? प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। आगे आगे बताओ। एक्सप्लॉयटेशन है क्या? हाँ या ना? लग्जरी लाइफ की कामना नहीं। समझ में आया नहीं आया? लग्जरी लाइफ की कामना है नहीं। क्या लोग अपना दिमाग लगाते हैं? क्या लोगों के लिए इकोनॉमी एज अ प्रायोरिटी है? इकोनॉमी एज अ प्रायोरिटी है क्या? नहीं है। बात क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये है पूरी डार्क एज। ये है पूरी डार्क एज, मतलब टोटली एंड टोटली कंसंट्रेटेड अपॉन गॉड। ये वाला डायग्राम बना लो, फिर मैं एक डेफिनेशन लिखा दूं तुम लोग को। प्रवीण समझ में आ रहा है बेटा? अगर आ रहा है तो बोलो हाँ। जल्दी चेल्सी डायग्राम बनाया, ये दिखाओ। ये बाहर वाला सब लिख लिया पूरा डायग्राम? पूरा बना लिया बेटा तुम लोगों ने? जल्दी सारे पॉइंट लिख लेना। जल्दी हर्षा रिवाइज करो, टाइम नहीं वेस्ट करना है।
चलो लिखिए, डार्क एज रिप्रेजेंट्स, डार्क एज रिप्रेजेंट्स dark age represents a period where dark age represents a period where God or church were considered primary element. God and church were considered primary element, in the political, अरे जल्दी जल्दी जल्दी, were considered primary element in the political, social, technological, इकोनॉमिक लिखवा दिया क्या मैंने? इकोनॉमिक स्फेयर्स ऑफ द सोसाइटी. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, इस पीरियड में क्या क्या था देखो बेटा इधर, दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूडल माइंडसेट. क्या होता है समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाना, लिख लेना खाली. feudal mindset, patriarchy. This period was characterized by feudal mindset, patriarchy. लिख लिया? हाँ है ना? लॉजिक इग्नोरेंस. सही बात है कि नहीं सही बात है? अरे बोलो. लॉजिक इग्नोरेंस and least priority to individuals life, individuals earth life, worldly life, and least priority to individuals वर्ल्डली लाइफ. इस वर्ल्ड की लाइफ जरूरत नहीं थी, अगले वर्ल्ड की लाइफ मैटर करती थी. लीस्ट प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल्स वर्ल्डली लाइफ. फुल स्टॉप. समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आई कि नहीं ये बात? अब एक चीज समझो, पैट्रियार्की तो समझते हो कि सुपीरियरिटी ऑफ मैन ओवर वुमेन, सुपीरियरिटी ऑफ मैन ओवर वुमेन. ये फ्यूडल माइंडसेट क्या होता है? ये फ्यूडल माइंडसेट क्या होता है समझो. फ्यूडल माइंडसेट का मतलब होता है, फ्यूडल माइंडसेट का मतलब होता है बेसिकली, एक पहले प्रथाएं चलती थी, याद करो, समझना मेरी बात को. सबसे ऊपर होता था राजा, होता है कि नहीं होता है? किंग. किंग के नीचे होते उसके, जिनको हम लोग बोलते हैं नोबल्स. क्या बोलते हैं उनको? नोबल्स. अपने लड़ने के लिए कुछ घुड़सवार रखते थे, जिनको लैंड दे देते थे और कहते जब लड़ाई करनी हो तो आ जाना. जिनको बोलते थे नाइट्स. वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा तुमको. क्या बोलते थे उनको? नाइट्स. और ये नाइट्स उन लैंड पे, अपनी जमीनों पे काम करवाते थे कुछ स्लेव्स से. किससे? स्लेव से या फिर लेबर से. सबसे ज्यादा शोषण किसका हो रहा है? स्लेव्स का. ये है फ्यूडल माइंडसेट कि ये इस मालिक, ये इसका शोषण कर रहा है, ये इसके मालिक, ये इसका शोषण कर रहा है, ये इसके मालिक, ये इसका शोषण कर रहा है. ये फ्यूडल माइंडसेट, हायरार्किकल माइंडसेट. समझ में आया नहीं आया कि समाज में सबको बराबर नहीं देखा जा रहा है, एक के ऊपर के नीचे के देखा जा रहा है. समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रही बात समझ में? है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है प्रवीण? तो फ्यूडल माइंडसेट का मतलब जिसमें समाज को अलग अलग हायरार्कीज में देखा जाता है. समझ में आया? तो डार्क एज में समाज को एक बराबर नहीं देखा जाता था. समान, आज जैसे मैं कहूं मैं और ये बराबर है कि नहीं है? मेरे और इसके राइट्स बराबर हैं कि नहीं है? हैं. मेरे और तुम्हारे राइट्स बराबर हैं कि नहीं है? हैं. क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं है? पानी नहीं पीती हो, खाना खाती हो, मेरे और तुम्हारे राइट्स भी क्या है? बराबर है भाई. अरे लीगली तो बराबर है, वो घर पे तुम पिटती अलग, वो अलग बात है, बट लीगली तो राइट्स हमारे तुम्हारे बराबर है कि नहीं है? तो ये है नॉर्मल माइंडसेट. फ्यूडल माइंडसेट में मैन ऊपर, फीमेल नीचे. ये भी एक फ्यूडल माइंडसेट है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है. ऊपर किंग, उसके नीचे नोबल्स, उसके नीचे नाइट्स और उसके नीचे स्लेव्स. ये भी एक फ्यूडल माइंडसेट है कि समाज को पूरा हायरार्की में तोड़ के देखा जाता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डार्क एज में क्या था? फ्यूडल माइंडसेट था, पैट्रियार्की थी और इंडिविजुअलिज्म. अच्छा हाँ, एंड देयर वाज, लिख लो कहीं पे, देयर वाज नो स्कोप फॉर इंडिविजुअलिज्म इन डार्क एज.
देयर वॉज नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, देयर वॉज नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी स्लैश इंडिविजुअलिज्म, देयर वॉज नो स्कोप फॉर individual liberty slash individualism, there was no scope for individual liberty slash individualism in dark age society, in dark age society। और dark age society को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक और नाम, ट्रेडिशनल सोसाइटी। देख लेना कहीं पे, डार्क एज सोसाइटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रेडिशनल सोसाइटी। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? हाँ या ना? चलो, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बेटा यहां तक? डार्क एज सोसाइटी वाज आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल सोसाइटी। क्लास कितने बजे से तुम लोग की? 2 बजे से? ठीक, तुम्हारी भी 2 बजे से सबकी? तुम्हारी कितने बजे प्रवीण? नहीं है, लिखो अभी। अब देखो डार्क एज हो गया, डार्क एज के बाद क्या आया था तुम बताओगे मुझे? रेनेसा। क्या आया था? रेनेसा। तो हेडिंग डालेंगे रेनेसा, बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए रेनेसा। हेडिंग डालेंगे रेनेसा। चलो, डायग्राम जो बना रहा हूं प्लीज बनाते रहना, बहुत जरूरी है। बताओ बेटा रेनेसा क्या है? अभी समझाया था मैंने, बताओ। ठीक है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, शाबाश, ठीक, शाबाश। मतलब बच्चे ने जो कहा कि सर डार्क एज में सेंटर में कौन था समाज के? गॉड। अब सेंटर में कौन आ गया समाज के? रेवती। रेवती बेटा समाज में कौन आ गया बीच में? मैन। अभी तक जो गॉड इंपॉर्टेंट था, चर्च इंपॉर्टेंट थी, अब कौन इंपॉर्टेंट हो गया है? मैन। तो रेनेसा एक स्टेज ऑफ हिस्ट्री या स्टेज ऑफ सोसाइटी है जहां पर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमनिज्म, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना कि गॉड। समझ में? प्रायोरिटी पे कौन आ जाता है? ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे लिए मेरा धर्म जरूरी नहीं है, मेरे लिए इंसान की जान जरूरी है। मैं जब ये बोलने लगूं कि हिंदू हो या मुस्लिम खून तो लाल होता है, तो मैं किस तरफ जा रहा हूं? मैं रेनेसा की तरफ जा रहा हूं। और जब मैं कहूं कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग, तो मैं किस तरफ जा रहा हूं? डार्क एज की तरफ जा रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में चाचा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मॉडर्निटी सबसे पहली बार कहां आई? मॉडर्निटी सबसे पहली बार कहां आई? तो पीछे कहीं पे जहां पे मॉडर्निटी की डेफिनेशन लिखी है वहां साइड में लिख दो, मॉडर्निटी फर्स्ट इमर्ज्ड इन यूरोप। हाँ, अब क्यों रुक जाओ, ये क्वेश्चन मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्निटी फर्स्ट इमर्ज्ड इन यूरोप, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका, क्यों? अब देखो ये क्वेश्चन सुनना बेटा, हेलो इधर देखना, जब इसका पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर मॉडर्निटी पहली यूरोप में ही क्यों आई? अच्छा ये बताओ, मॉडर्निटी किसका प्रोडक्ट है? मॉडर्निटी किसका प्रोडक्ट है? साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है कि नहीं है? और ये तीनों चीजें सबसे पहली बार कहां आई? यूरोप में। आपको क्यों? पूछो क्यों? क्यों? ये तुमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है? सही से बताओ। तो तुम्हारे मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन यूरोप, या फिर ब्रिटेन। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहां आया? ब्रिटेन में आया, या फिर अगर हम कहें तो पूरे यूरोप में आया। क्यों? रीजन, उसके पीछे रीजन है कि ब्रिटेन या यूरोप में, पूरे यूरोप की अगर हम बात करें, वहां पे एक सिस्टम था, क्या नाम है? फ्यूडल सिस्टम। कौन सिस्टम था? फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम भी मैंने बताया ना, याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये फ्यूडल सिस्टम सबसे पहली बार वहीं पे टूटा था। सबसे पहली बार कहां कमजोर हुआ था? यूरोप में ही कमजोर हुआ था। इसलिए यूरोप में जब फ्यूडल सिस्टम कमजोर हुआ, लोग अवेयर होने लगे, लोग अवेयर होने लगे, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। आप कहोगे फ्यूडल सिस्टम यहां क्यों टूटा? पूछो क्यों? पूछो बेटा क्यों?
क्योंकि यहीं पे कुछ फिलोसफर्स जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, पेंटर्स, यहीं पे कुछ फिलोसफर्स जैसे कि कॉपरनिकस, यहीं पे मार्टिन लूथर जिन्होंने रिफॉर्मेशन दिया था, याद आ रहा है, यहीं पे मार्टिन लूथर जैसे लोग पैदा हुए। अब पूछो क्यों, उसका जवाब मेरे पास। अब समझ में आया? आई पूरी स्टोरी? पूरी समझ में नहीं आई? आई पूरी समझ में बेटा? नहीं आई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रेनेसा, तो मॉडर्निटी सबसे पहली बार कहां है? यूरोप में। पूरा समझ, क्योंकि पीछे वाली सारी चीजें, मॉडर्निटी तो रिजल्ट है, जो पीछे के चीजें हो रही हैं वो सब यूरोप में ही पहले हो रही हैं, इसलिए मॉडर्निटी सबसे पहली बार यूरोप में आई। और इसीलिए मॉडर्निटी चूंकि पहली बार यूरोप में आई, इसीलिए सोशियोलॉजी पहली बार कहां जन्म लिया सोशियोलॉजी ने? यूरोप में। बात समझ में नहीं आई? ओरिजिनल सोशियोलॉजी कहां है? यूरोप में। क्यों? पूछो क्यों, पूछो बेटा पूछो क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी यूरोप में क्यों आई? बिकॉज मॉडर्निटी यूरोप में आई। और मॉडर्निटी से जुड़े गाली, अच्छी और बुराई चीजों को डिस्कस करते ही तो सोशियोलॉजी पैदा हुई। तो कहां डिस्कशन हुआ होगा? मॉडर्निटी पे सबसे पहली बार यूरोप में। और मॉडर्निटी यूरोप में क्यों आई? बिकॉज सबसे पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां हुआ? यूरोप में हुआ। अब ये यूरोप में क्यों हुआ? बिकॉज फ्यूडल स्ट्रक्चर सबसे पहली बार कहां गिरे होंगे? यूरोप में। क्यों? बिकॉज कुछ लोग, कुछ थिंकर सबसे पहली बार कहां पैदा हुए होंगे? अब आया, अब बोलो क्यों? आया समझ में? अब तो क्लियर हो गया? नहीं हुआ? दीदी आया समझ में? चलो, गॉड सेंट्रिक सोसाइटी गॉड कन्वर्टेड इनटू मैन सेंट्रिक सोसाइटी। अब रेनेसा में यही फीचर है। रेनेसा का फीचर क्या है? रेनेसा का फीचर क्या है? गॉड सेंट्रिक सोसाइटी गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन सेंट्रिक सोसाइटी। हर चीज में, अब इकोनॉमी में, पॉलिटी में, लाइफ में, कहा जाए कि हर चीज में कौन इंपॉर्टेंट हो गया है? मैन इंपॉर्टेंट हो गया। लिख लो, लिख लो। रेनेसा refers to a stage of society. Renaissance refers to a stage of society where Renaissance refers to a stage of society where values like humanism, comma, where values like humanism, comma, humanity, values like humanism, comma, humanity, comma, logic, comma, rationality। दोबारा बोला पूरा स्टेटमेंट, में भूल गया क्या बोल रहा था मैं। दोबारा पूरा स्टेटमेंट पढ़ो बेटा जरा। Renaissance refers to a stage in society where like dominates। ऐसा नहीं है कि दूसरी वैल्यूज नहीं होंगी, हेलो, ऐसा नहीं है कि दूसरी वैल्यूज नहीं होंगी, पर ये वाली वैल्यूज क्या करेंगी बेटा? वहां पे डोमिनेट करेंगी। डोमिनेट्स, फुल स्टॉप। वेरियस थिंकर्स criticize the blind faith। अरे बोलो हाँ या ना? वेरियस थिंकर्स क्रिटिसाइज द ब्लाइंड faith in church and suggested a new way of life, promoting rationality among individuals। अरे रेवती, सोशियोलॉजी कठिन लग रहा है आसान लग रहा है? ईमानदारी से बताओ। सिंपल है, और यही है, ये सबसे कठिन चैप्टर है, इसके बाद सब आसानी आसान है। प्रमोटिंग रैशनैलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। क्लियर हो गया? फुल स्टॉप। दीज थिंकर्स आर
देखो एक आदमी है, नाम तुम लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है थॉमस मोर। क्या नाम है? क्या हो रहा है मेरे फोन को? थॉमस मोर क्या कहता है? हेलो, थॉमस मोर कहता है बेटा ध्यान सुनो, थॉमस मोर, MOORE, थॉमस मोर। ये थॉमस मोर, ठीक है। ये आदमी था, क्या नाम था इसका? थॉमस मोर। और ये आदमी बड़ी अच्छी बात कहता है। देखो 1779 में पैदा हुआ था। क्या बात कहता है? ये कहता है हैविंग फेथ ऑन चर्च इज नॉट बैड, बट हैविंग ब्लाइंड फेथ ऑन चर्च इज कंप्लीटली बैड। पर मैं नहीं है, कह रहा फेथ, चर्च के ऊपर फेथ होना खराब नहीं है, बट ब्लाइंड फेथ होना खराब है। तो नंबर 1 लिखो। थॉमस मोर हु वाज एन आयरिश, आयरलैंड का था बेसिकली, आयरिश राइटर, आयरिश राइटर, advocated that having advocated that having faith on church is not bad. Having faith on church is not bad. Rather, blind faith is bad. समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? Rather, blind faith is bad. He criticized certain practices of church. He criticized certain practices of church and decided to promote rationality. एक आदमी और लिखिए जल्दी से, नाम है भाई का रेने डेस्कार्ट। क्या नाम है भाई का? रेने डेस्कार्ट। दिख रहा बेटा? ये है रेने डेस्कार्ट। क्या नाम है चिंटू का? रेने डेस्कार्ट। कितनी बढ़िया बात कहता है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब क्या कह रहा है? मैं सोचता हूं इसलिए मेरा वजूद है। ये जो अंधे लोग बैठे हो, जो कुछ नहीं सोचते हैं, आंख बंद करके चर्च को फॉलो कर रहे हैं, तुम लोग जिंदा होते हुए भी क्या हो? मर्दा हो, मरे हुए हो। आई थिंक देयरफॉर आई एम, आदमी के अंदर क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है? ये लॉजिक। तो लिख लो क्वेश्चनिंग, तो लिख लो रेने डेस्कार्ट। नाम क्या भाई का? क्या लिखा है ये नाम? ये रेने डेस्कार्ट्स, रेने डेस्कार्ट्स। His famous slogan क्या रहा है इनका फेमस स्लोगन? आई थिंक देयरफॉर आई, हेलो, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। बिटिया देखो लिखा हुआ है ये, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, इस फेमस स्लोगन आई थिंक देयरफॉर आई एम, थिंक के आगे कॉमा लगा लेना। आई थिंक देयरफॉर आई एम claims the importance of rationality and logic, claims the importance of, बोलो बेटा, claims the importance of rationality and logic। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? चलो थैंक यू सो मच। रेस्ट हम लोग कल करेंगे, एक बार रिवाइज कर लो पूरा कॉपी, क्योंकि अब इसके बाद क्लास होती तुम्हारी भी मेरी भी।
तो अभी और इनिशियली अभी हमें स्लो लेके ही चलना है, अभी भाग नहीं रहे। एक काम कर सकते हो अगर चाहो तो, आज जाके बस एक किताब तुम्हें खरीदनी है, वो किताब का नाम है ये रीसेंट एडिशन लेना जो लास्ट वाला आया हो, ठीक है, क्रॉनिकल आईएएस मेंस पीवाईक्यू सोशियोलॉजी सॉल्व्ड वाली क्रॉनिकल आईएएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब पे है एक सॉल्व्ड वाली। इसके अलावा और कोई किताब सोशियोलॉजी में नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, जितना क्लास में पढ़ा दें मोर देन सफिशिएंट है बस, ठीक है। एनसीईआरटी अगर चाहो तो क्लास 11th और 12th की पढ़ सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है एक्स्ट्रा, लेकिन वो मैं कह रहा हूं अभी मत पढ़ना, पहले लेट मी कंप्लीट समथिंग, लेट मी कंप्लीट एटलीस्ट 20-25%, तब एनसीईआरटी उठाना, तब समझ में आएगी। अदरवाइज अभी तो अभी भी आने लगेगी, लेकिन अभी मत करना, बोर हो जाओगे। क्लास में जितना पढ़ा रहे हो उतना समझ में आ रहा है, बस उतना ही तुम दिमाग में रखो, तुम्हारा 300 प्लस की गारंटी है। 300 प्लस मतलब 300 प्लस। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो क्या लिखा, ये किताब ले लेना, क्रॉनिकल आईएएस मेंस पीवाईक्यू सोशियोलॉजी, दैट्स इट।